Hello, good morning students. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश पोएट्री में लेसन 1 प्रगति पर है, जिसे एक फोटोग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पहले वीडियोज में आपने पोएम पढ़ा, इसके बाद कल आपको वीडियोज में शॉर्ट आंसर बताए गए थे। आज आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा, तो चलते हैं सेंट्रल आइडिया की ओर। इन दिस पोएम ए फोटोग्राफ द पोएट शेरले जॉनसन expresses her respect towards her mother। इस कविता में एक फोटोग्राफ में कवि शेरले जॉनसन अपनी माँ के प्रति सम्मान प्रकट करता है। यह पोएम एक सच्ची श्रद्धांजलि है उसके माँ के लिए। वह वर्णन करता है अपनी माँ की पुरानी यादों के बारे में जो कि उस छायाचित्र में होती हैं। पिक्चर वह तस्वीर उसे याद दिलाती है कि जो पुरानी घटनाएं थी उसके माँ का जीवन से, जो कि अब वह उसे असंतुष्ट करती थी। शी रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ के शब्दों को याद करता है अबाउट दैट पिक्चर, उस पिक्चर के माध्यम से। इसके बाद अभी कुछ और है यहाँ पे, जैसे कि शी ट्राइज टू रिकवर she tries to recover from the unfillable loss of her life। She tries to recover from the unfillable loss of her life। वह अपने जीवन की कभी न भरने वाली हानि से उबरने का प्रयास करती है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर ये समाप्त होता है। चलते हैं अगला टॉपिक, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। जब बात करते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन की, से आप लोग व्याख्या बोलते हैं। तो व्याख्या में जैसे आप लोगों ने हिंदी में लिखा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसी तरह यहाँ पर अंग्रेजी में होगा। इंग्लिश में आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। चलते हैं, आपका पैसेज है नाउ सी हैज बीन डॉट करके साइलेंस लिखा है यहाँ पे, और आपकी इसमें पूरी कविता जो है बीच में दी गई है, तो उसी का आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो चलते हैं रेफरेंस में लिखा दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम ए फोटोग्राफ शेरले जॉनसन इज द पार्ट ऑफ दिस लेसन। यह कविता एक फोटोग्राफ से लिया गया है जिसके लेखक शेरले जॉनसन हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, प्रसंग इसे बोलते हैं। रेफरेंस माने संदर्भ, इसे क्या बोलेंगे? प्रसंग। तो इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब, इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ के बारे में उल्लेख करता है जो कि अब इस संसार में नहीं है, यानी यहाँ से जा चुकी है, समाप्त हो गई है। अब अगली हेडिंग एक्सप्लेनेशन की बढ़ती है, तो चलते हैं। द पोएट रिकॉल्स दैट it is nearly 12 years since her mother died। कवि इसके बाद लिखा है द पोएट इज कंज्यूम्ड विद ग्रीफ। The poet is consumed with grief, but is left with no words। But is left no words to express her loss। to express her loss and pain।
द पोएट इज टोटली ऑब्जर्वेड The poet is totally disturbed in memories of her dead mother. तो पहले इसका हिंदी अर्थ आपको बता देते हैं। द पोएट रिकॉल्स दैट इट इज लिटिल इयर्स सिंस हर मदर डाइड। कवि उन दिनों को याद करता है कि जब लगभग 12 वर्ष हो चुके थे जब उसकी माँ मर चुकी थी। कवि पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास अपने दुख को और हानि या दर्द को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द बाकी नहीं है। द पोएट इज टोटली डिस्टर्ब्ड इन द मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर। कवि पूरी तरह से अपनी माँ की यादों से जो कि मर चुके हैं उनसे बहुत ही परेशान हो गया है। तो आपका ये इतना हुआ, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे है द पेनफुल सिचुएशन ऑफ दिस। The painful situation of this silence leaves the poet speechless. Speechless. The poet can feel the grief. The poet can feel the grief. The poet can feel the grief, but he is unable to express it through the words. Through the words. The silence caused by the silence caused by the that makes the atmosphere gloomy where no one is able to utter words. तो द पेनफुल सिचुएशन ऑफ द साइलेंस, इस शांति की दर्दनाक स्थिति उसे कवि को बात रहित या कुछ भी बोलने के लिए छोड़ देती है। द पोएट कैन फील द ग्रीफ, कवि दुख को महसूस कर सकता है, लेकिन वह अपने शब्दों को प्रति इसे व्यक्त करने में असक्षम है। द साइलेंस कॉज्ड बाय द डेथ, शांति मृत्यु का कारण होती है, जो कि ऐसा माहौल जिसमें उदासी बनाती है
वेयर नो वन इज एबल टू उटर वर्ड, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों को बयान करने में असक्षम पाता है। तो अगर इसके हम बच्चों शुरुआत से अगर इसका हम जिक्र करें तो जैसे कि आपने एक्सप्लेनेशन शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था, कोई भी एक्सप्लेनेशन शुरू हो तो उसमें कुछ चीज़ों का जानकारी सही होना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे कि आपको अगर एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो जो आप पहली हेडिंग लिखते हैं रेफरेंस, जिससे संदर्भ बोला जाता है, उसमें दो चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पहला बात करें, अगर पहला बात करें तो सबसे पहला वो होता है कि जैसा कि पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक का नाम, ये यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, यानी पैट्स नेम एंड द लेसन नेम, ये बिल्कुल आपको करेक्टली याद होना चाहिए। जब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करें तो पहले पैसेज पढ़ें आप, कहाँ से दिया गया है, इसके लेखक कौन है और ये पाठ का नाम क्या होगा, ये चीज़ आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। रेफरेंस की शुरुआत करते हैं तो रेफरेंस में जो पोएट नेम होता है और जो लेसन नेम होता है उसका हम लोग ब्लैक पेन से इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं, ताकि जब भी टीचर की नज़र पहुँचे तो डायरेक्ट वहीं पर पहुँचे जहाँ पर मेन आपका लेखक का नाम और लेसन का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो अगली हेडिंग पड़ती है हमारी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों का जिक्र किया जाता है जो आपका पैसेज में दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट लिखते समय बहुत आपका लंबा नहीं लिखना होना है, सिर्फ आपको 2 या 3 लाइनों में जो मेन टॉपिक बारे में बात की गई आपको उसको एक्सप्रेस करना होता है ताकि आप सही बात को आगे व्यक्त कर पाएँ। आफ्टर इट, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग पड़ती है एक्सप्लेनेशन की, जिसे हम लोग व्याख्या के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको बिल्कुल सही चीज़ों का उल्लेख करना होता है जो कि आपने पैसेज के माध्यम से पढ़ी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा, जहाँ पे हमने आपको बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द पोएट रिकॉल्स दैट इट इज़ नियरली 12 years सिंस हर मदर डाइड। कवि उन दिनों को याद करता है कि जब लगभग 12 वर्ष हुए थे जब उसकी माँ मर गई थी या उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कवि उस दुख को सहन करने में असक्षम है, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से उस हानि और दर्द को व्यक्त करने में असक्षम पाता है। कवि पूरी तरीके से टूटा हुआ है अपनी मरी हुई माँ की याद में, जो कि उसे बहुत कष्ट देती है। यह शांत की दर्द भरी स्थिति कवि को शब्द रहित छोड़ देती है। कवि दुख तो महसूस कर सकता है, लेकिन वह इसे अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में असक्षम होता है। शांति जो कि मृत्यु का कारण होती है, जो कि एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें उदासी होती है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों को व्यक्त करने में असक्षम पाता है। कोई भी नहीं जाना चाहता कि वो ऐसे माहौल तैयार हो। तो बच्चों, ये टॉपिक आज ही आपका यहाँ पर द एंड होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। इसके वीडियोज और PDF आप तक बहुत जल्द पहुँचेंगे। फिर कॉपी मेंटेन कर लें और आज से ही आपको लिखने का कार्य मिलेगा। आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें। जिस प्रकार आपने हाई स्कूल में पढ़ा, मेहनत की है ज़बरदस्त तरीके से, वही प्रक्रिया यहाँ पर दोहराएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में इसी शुभकामनाओं सजेशन के साथ। आज आपका ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर ओके।